उसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज में आज के रेट में अगर आप देखते हैं तो उसमें है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट फायर या फ्लैश पॉइंट जो है, उसके अलावा है लोपा सिस्टम। तो ये लोपा सिस्टम क्या है? तो ये एक्चुअली पीएसएम का यानी कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का एक पॉइंट है, जिसको हम कहेंगे लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस। तो आपको जो भी हजार्ड मालूम है, अगर कोई भी केमिकल प्रोसेस में अगर आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे हजार्ड्स अवेलेबल रहते हैं। तो ये जो हजार्ड्स अवेलेबल रहते हैं तो उसको प्रोटेक्शन कैसे देते हैं? तो अलग अलग प्रोटेक्शन के लेयर होते हैं उसमें, इसीलिए हम इसको लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस कहते हैं। यानी कि जो भी हजार्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, वो हजार्ड्स के बेसिस पे आपको अलग अलग प्रोटेक्शन क्या देने चाहिए, उसके लेयर्स क्या होने चाहिए, वो आपको फाइनलाइज करना है। तो ये बात 1990 में उन्होंने फाइनल की थी एक्सपर्ट्स ने, और उसको हम कहेंगे लोपा सिस्टम्स। तो ये आर्थर डॉवेल और विलियम ब्रिजेस ने ये सब स्टार्ट किया था कि ये ऐसे ऐसे टेक्निक्स आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जो भी डिजास्टर हुए या एक्सीडेंट्स हो चुके हैं उसके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपको अलग अलग सेफ्टी सिस्टम्स अप्लाई करने चाहिए। जैसे हमने अलग अलग डिजास्टर्स के बारे में सोचा था, पढ़ा था और डिस्कस भी किया है अभी, तो उसमें हमने पढ़ा है कि अगर ये शायद कंट्रोल होता तो डिजास्टर नहीं होता, ये पॉइंट अगर कंट्रोल होता तो शायद डिजास्टर नहीं होता। तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स है, यही लोपा सिस्टम्स में अलग अलग प्रोटेक्शन लेयर्स है। तो ये प्रोटेक्शन लेयर्स पे अगर आप ध्यान देते हैं, उसका अगर आप ठीक तरह से एनालिसिस करते हैं, तो ये सभी सेफ्टी सिस्टम्स आप इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो हजार्ड का लेवल है, वो हजार्ड का लेवल मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर आप लोअर लेवल पे उसको ला सकते हैं। तो ये लोपा जो है, वो लोपा एक्चुअली यूएस में और यूरोप में मैक्सिमम यूज होता है, क्योंकि ये जो AICHE है, जो CCPS सेंटर ऑफ केमिकल प्रोसेस सेफ्टी, तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था और यही मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये मेथड अडॉप्ट हो जाती है, जिसको हम कहेंगे लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस। तो इसमें भी इंटरनेशनल एजेंसीज या कोड्स जो है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशंस भी है इसमें, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन भी है, और ये सभी लोगों ने रिकमेंड किया है कि सभी कंट्रीज में लोपा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे आप सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल या SIL भी आप कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप SIS भी कर सकते हैं, यानी कि सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम। तो जैसे हमने बताया कि अगर आपको हजार्ड्स पता चल गए, तो हजार्ड के बेसिस पे आपको कंट्रोल या हजार्ड को कैसे करना है या उसका जो सीवियरिटी है उसको मिनिमाइज कैसे करना है, तो उसके लिए शायद आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत हो या फिर कोई कंट्रोलिंग टेक्निक की जरूरत हो या फिर कोई और बातें हैं जिनकी जरूरत हो, जिसकी बेसिस पे आप ये जो हजार्ड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स भी आपको यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लोपा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये लोपा अगर आप देखेंगे तो ये फैसिलिटी जैसे ये डायग्राम इंडिकेट करता है, इसमें एक सिंपल एग्जांपल है। ये एग्जांपल में आपको पता चलेगा, जैसे यहाँ पे ये सेंटर में ये एक प्रोसेस है, जैसे अभी यहाँ पे एक रिएक्टर बताया है, ये रिएक्टर में एक लिक्विड है, तो ये लिक्विड या लिक्विड मिक्सचर होगा। ये लिक्विड को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे लेवल इंडिकेटर और कंट्रोलर भी है, क्योंकि यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दिखाई, इसका मतलब है यहाँ पे इसका इनपुट यहाँ पे जाता है, ये कंट्रोलिंग डिवाइस है, और ये कंट्रोलिंग के बेसिस पे ये एक्शन लेगा कि ये वॉल को ओपन करना है, क्लोज करना है, कितना परसेंटेज में रखना है, वो सब चीजें यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे ये वॉल है, यहाँ पे एजिटेटर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई मिक्सर भी हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म्स को अटैच्ड हो सकते हैं। लेकिन अभी ये रिएक्टर में जो भी आप केमिकल यूज कर रहे हैं, जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, फ्लो रेट, लेवल, ये सब जो पैरामीटर्स है, इसको आपको ठीक तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो भी आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस में दिया गया होगा या फिर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बाद में उन्होंने बताया होगा कि आपको इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, इतना फ्लो रेट और इतना ही कॉन्सेंट्रेशन आपको मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा।
अगर इसमें हजार्ड्स क्या है, तो इनकेस अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अगर इनकेस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो प्रॉब्लम क्या होगा। तो ये सभी टाइप के हजार्ड्स होंगे। तो आपका जो प्रोसेस डिजाइन है, वो डिजाइन यानी कि जो रिएक्टर्स आप डिजाइन करते हैं, पाइपलाइन इंस्टॉलेशन करते हैं, पाइपलाइन कनेक्शंस करते हैं, स्टोरेज को कनेक्ट करते हैं, या फिर जो अलग अलग स्टोरेजेस डिवाइसेस हो सकते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, तो ये सभी चीजें ध्यान में रखते हैं। ये सब डिजाइन स्टेज में ही होना चाहिए कि मुझे एक्चुअली क्या क्या पैरामीटर्स या क्या क्या हजार्ड्स आपको सोचने हैं। तो जैसे अगर आपने डिजाइन स्टेज पे अगर हजार्ड एनालिसिस कर लिया, तो उसके बाद में आपके जो अलग अलग प्रोटेक्शन लेयर क्या हो सकते हैं। तो ये जो हजार्ड से इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे बेसिक कंट्रोल्स की जरूरत हो सकती है। प्रोसेस में जो मैंने सेट पॉइंट्स दिए, जैसे अगर टेम्परेचर हमने बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो लेस देन 25 भी जाता है या मोर देन 30 भी जाता है, तो यहाँ पे उसके अलार्म सिस्टम्स एक्टिवेट होने चाहिए। तो चाहे वो एलईडीज थ्रू या साउंड थ्रू, बीप थ्रू, या फिर कोई पर्टिकुलर वॉइस थ्रू या मैसेज थ्रू भी हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस अलार्म सिस्टम्स भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो ऑपरेटर है उसका सुपरविजन जो है वो भी आप यहाँ पे एक लेयर करके बात कर सकते हैं। तो ये सब रिएक्टर के आजू बाजू में जो भी काम कर सकते हैं या कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ये एक लेयर है। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा लेयर है वो है क्रिटिकल अलार्म्स, यानी कि हमने जो बताया कि अभी 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया है, या फिर कोई लेवल अगर हमने बताया कि ये जो लिक्विड है उसका लेवल मैक्सिमम 75% तक ही आना चाहिए, जो भी आपका रिएक्टर का कैपेसिटी रहेगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम क्रिटिकल की बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल में थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाता है, यहाँ पे नॉर्मली 1.2 टू 1.5 मल्टीपल तक वो रहता है। यानी कि अगर ये 75% तक है, यहाँ पे अलार्म बज गया, उसके बाद में ये अगर फ्लो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो ये मैक्सिमम 80% तक ही हम अलाउ करेंगे, उसके बाद में क्रिटिकल अलार्म सिस्टम्स ऑपरेट होना चाहिए। उसी हिसाब से अगर ऐसा ही प्रेशर या टेम्परेचर के बारे में सोचेंगे तो वैसे ही रहेगा, उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद में भी अगर प्रेशर बढ़ता है तो ये क्रिटिकल अलार्म भी ऑपरेट हो सकते हैं। और जो ऑपरेटर का जो सुपरविजन है वो भी यहाँ पे क्रिटिकल होना चाहिए, कि उनको मालूम रहता है कि यहाँ पे ये सेफ्टी लिमिट्स है कि प्रेशर मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए या मिनिमम इतना ही होना चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर 5% 10% भी राइज होता है तो उसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो ये सुपरवाइजर भी क्रिटिकल सुपरविजन करेगा उसके बेसिस पे जो सेकंड लेयर में है। और ये मैनुअल इंटरवेंशन भी आप कर सकते हैं, जैसे अगर आपका कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है या फिर कंट्रोलिंग डिवाइस काम नहीं कर रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर लेवल बढ़ जाता है तो ये जो आपका वॉल का ओपनिंग है उसको कम करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका फ्लो रेट कम हो जाएगा और लिक्विड लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ये अगर फीडबैक देने के बाद भी अगर ये वॉल ठीक से ऑपरेट नहीं होता है तो मैन्युअली आप ये मैनुअल वॉल को ऑपरेट कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर आप सोल्यूशन निकालना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या था। तो ये मैनुअल इंटरवेंशन भी हो सकता है, ये डिपेंड से सब कंडीशन एग्जैक्टली क्या है। तो ये सेकंड लेयर हो सकती है आपकी। थर्ड लेयर होगी आपकी ऑटोमेटिक एक्शन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम्स है जो जर्मन बेस्ड नॉर्मली डिजाइन भी होते हैं। तो ये सिस्टम्स क्या है, तो ये अगर मैन्युअली भी ऑपरेट नहीं होता है, सेंसर भी कर रहा है, और उसके बाद में आपने क्रिटिकल के बेसिस पे बताया ये अगर 80% प्लस जाता है ये वॉल टोटली क्लोज हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक एक्शन भी हो सकता है यहाँ पे। या फिर जो लेवल है ये 100% पैक होने के बाद जो सेकंड वॉल है जहां से ये सप्लाई हो सकता है लिक्विड, तो वो दूसरी जगह भी जा सकता है, तो ये वॉल भी यहाँ पे ओपन हो सकता है। वो डिपेंड है सिचुएशन क्या आपकी रहेगी। उसके अलावा है फिजिकल प्रोटेक्शन, जैसे यहाँ पे रिलीफ डिवाइसेस है, तो ये रिलीफ वॉल हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, या फिर फ्यूज प्लग यूज कर सकते हैं, या फिर रप्चर डिस्क यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ऐसे फिजिकल प्रोटेक्शंस हैं जिसमें अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो शायद आपका फिजिकल प्लग काम में आएगा, जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं बॉयलर ऑपरेशंस में। तो जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के बाद फ्यूज फ्यूज यानी मेल्ट हो जाता है,
तो मेल्ट होने की वजह से वहां पे प्रेशर रिलीज हो जाएगा और वो नॉर्मल प्रेशर आने तक वो ऑपरेशन चलता रहेगा। उसके अलावा अगर आपका सेफ्टी वॉल है तो सेफ्टी वॉल में भी अलग अलग प्रोविजन हो सकती है, चाहे वो डेड वेट सेफ्टी वॉल हो, लीवर सेफ्टी वॉल हो, या रैम्स बॉटम यानी कि स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल हो, वो ऑपरेट हो सकता है। अगर ये भी ऑपरेट नहीं होता है तो उसमें दूसरा सिस्टम भी रहता है जिसको हम कहेंगे वेंट वॉल या फिर ड्रेनेज वॉल। ये अलग अलग आपके फिजिकल प्रोटेक्शन है। तो ये लिक्विड्स, गैसेस या वेपर्स और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस के हिसाब से ये फिजिकल प्रोटेक्शन दिए रहते हैं। उसके अलावा जो अलग नेक्स्ट लेयर है वो फिजिकल प्रोटेक्शन डाइक्स के बारे में। अगर वहां पे फायर कैच होता है, टेम्परेचर हायर साइड में चला जाता है, तो वाटर की ह्यूज क्वांटिटी वहां पे आनी चाहिए जिसकी वजह से आपको फायर कंट्रोल करना है या फिर जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना है, तो डाइक प्रोविजन भी यहाँ पे हो सकती है। और लास्ट में जो प्रोटेक्शन है वो है प्लांट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। अगर ये सभी चीजें या सभी लेयर्स फेल जाते हैं तो वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन आती है, और इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से जो आपने इमरजेंसी प्लान किया है, जहां पे ऑन साइट इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट होगा, उस हिसाब से अलार्म सिस्टम्स होगी या फिर जो रेस्क्यू सिस्टम्स होगी, फायर फाइटर्स होंगे या फिर जो स्पेसिफिक इमरजेंसी टीम रहती है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे वर्कआउट करनी, यानी कि ये पर्टिकुलर रिएक्टर का हमने एग्जांपल लिया है जिसमें आपको पता चलता है ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर और सिक्स्थ लेयर। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्टर्स, बहुत सारे डिस्टिलेशन कॉलम, एब्जॉर्बर, एक्सट्रैक्शन कॉलम या फिर बॉयलर्स या फिर हीट एक्सचेंजर्स, ऐसे बहुत सारे आप इक्विपमेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो हर एक इक्विपमेंट में आपको हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके बेसिस पे आपको अलग अलग लेयर का प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसको हम कहते हैं लोपा, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस। अभी उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन। तो एक्चुअली अभी इंस्ट्रूमेंटेशन का हमने एक प्रेजेंटेशन में डिटेल पढ़ा था, फिर भी अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस डायग्राम या फिर प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसका डिटेलिंग भी किया था कि आपको केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर काम करना है तो केमिकल इंडस्ट्रीज में आपको अलग अलग प्रोसेस रहती है, अलग अलग इक्विपमेंट्स रहते हैं, अलग अलग हीट एक्सचेंजर डिवाइसेस हो सकते हैं, बॉयलर्स हो सकते हैं, इवेपोरेटर हो सकते हैं, वेपराइजर हो सकते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम हो सकते हैं, एब्जॉर्बर हो सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कॉलम। तो बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस है और उसका हर एक का मैकेनिज्म अलग होता है। उस हिसाब से उसमें जो भी केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, और इसीलिए आपको हर एक डिपार्टमेंट में हर जगह आपको अलर्ट रहना नेसेसरी है। तो ये जो अलर्टनेस है, यानी कि अगर कहीं पे केमिकल लीक होता है या फिर कहीं पे केमिकल वेपर्स क्रिएट होते हैं, आपको लिक्विड ही वहां पर एक्सपेक्टेड है लेकिन वहां पे वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं या फिर गैसेस में कन्वर्जन हो रहा है, अगर वो गैसेस या वेपर्स फ्लेमेबल कैटेगरी वाले हैं या फिर एक्सप्लोजिव कैटेगरी वाले हैं या फिर टॉक्सिक कैटेगरी है, पॉइजनस कैटेगरी है, हजार्डस कैटेगरी है, तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अर्ली की इज द डिटेक्शन। तो आपको वो गैसेस को डिटेक्ट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और उसके बाद में फिर उसका एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। लेकिन ये जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं या फिर जो आप पैरामीटर्स कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हमने पैरामीटर्स में बताया था कि हमको कंपलसरी टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहिए, प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए, फ्लो रेट कंट्रोल करना चाहिए, लेवल कंट्रोल करना चाहिए, ये सभी बातें आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सभी कंट्रोल करने के लिए आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस अलग हो सकते हैं या फिर कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं, प्रेशर इंडिकेटिंग और कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं, फ्लो रेट के लिए भी इंडिकेटिंग और कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं, लिक्विड के लिए भी अलग इंडिकेटिंग और डिवाइसेस होते हैं। तो अभी आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो इसमें थर्मामीटर्स है, थर्मोकपल्स है, थर्मोपाइल्स है, आरटीडी है, ये ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है, या फिर पायरोमीटर्स भी यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये सब अलग अलग डिवाइसेस है जिसका टेम्परेचर मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है। तो कहीं पे आपको सिचुएशन ऐसी रहती है कि जैसे आपको वॉल को टच नहीं कर सकते आप, फिर भी आपको उसका टेम्परेचर जानना है, नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइसेस आपको यूज करना पड़ेगा। जहां पे आपको स्पेसिफिक लिक्विड का या केमिकल्स का
या स्टोरेज का या रिएक्टर्स का ही टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसके लिए शायद आपको थर्मोपाइल या थर्मोकपल्स या आरटीडी सुटेबल हो सकता है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रेशर गेजेस, उसमें स्पेशली जो कन्वेंशनल हम यूज करते हैं वो सी टाइप बॉर्डन ट्यूब रहते हैं, या फिर आपको स्पाइरल टाइप भी बॉर्डन ट्यूब्स रहती है। ये सब अलग अलग प्रेशर डिवाइसेस भी आप यूज कर सकते हैं। आज के डेट में आपको डिजिटलाइजेशन हो चुका है, इसलिए डिजिटल डिस्प्ले होंगे जो प्रेशर का मेजरमेंट होगा, और उसके बाद में उसका कंट्रोलिंग एक्शन भी डिसाइड होगा। फ्लोरेट के लिए आपको शायद ऑरिफाइस मीटर या फिर रोटामीटर, वेंचुरीमीटर, या ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा। और लेवल के लिए आपको लेवल इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे यहाँ पे फ्लोट वॉल हम नॉर्मल यूज करते हैं, या फिर डिपस्टिक मैकेनिज्म का भी यूज करते हैं, या फिर आप साउंड वेलोसिटी का भी आप यूज करते हैं, और उस हिसाब से आपको लिक्विड भी चेक कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर्स आपको चेक करना है, इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर आपके यहाँ पे फायर कैच हो सकती है, तो उसके लिए आपको फ्लैश पॉइंट या फायर पॉइंट मेजर करना चाहिए, उसके हिसाब से भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे। अगर यहाँ पे आपके केमिकल लीकेज का चांसेस है, तो ये जो केमिकल है, तो ये एनवायरमेंट में अगर अवेलेबल हो जाते हैं, तो केमिकल डिटेक्टर्स जो है इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी आपको यूज करना पड़ेंगे। जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक केमिकल डिटेक्ट हो सकता है, और वो कितने कॉन्सेंट्रेशन का है वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के डेट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें एट ए टाइम आप 7 केमिकल्स भी एट ए टाइम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी आपको सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस में आपको ये फैसिलिटी मिल जाएंगे, जिससे हम इंडिविजुअली अगर कन्वेंशनल डिवाइसेस में देखेंगे तो एट ए टाइम एक ही केमिकल या एक ही लिक्विड या एक ही गैस वहां पर डिटेक्ट होता था। आज की डेट में हम उसको ज्यादा क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद में ये एनालिसिस करने के लिए एनालाइजर भी होते हैं। तो ये एक्चुअली हमने अगर सैंपल ले लिया एनवायरनमेंट से, उसमें एनवायरनमेंट में कितना कुछ ml या सेंटीमीटर क्यूब में या लीटर्स में आपने सैंपल ले लिया, और उसके बाद में एनालाइज करने के लिए उसको गैस क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे अलग अलग सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इक्विपमेंट्स आपको यूज करना पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वर्किंग एटमॉस्फेयर में या फिर ये आपके नियर बाय प्लांट्स में कितने केमिकल्स अवेलेबल है, कितने कॉन्सेंट्रेशंस में अवेलेबल है, और जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सभी आपको कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो बाकी के कुछ इक्विपमेंट्स या फिजिकल प्रोटेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे मैंने बात की थी सेफ्टी वॉल्स के बारे में या रिलीफ वॉल के बारे में, या गेट वॉल, ग्लोब वॉल, बटरफ्लाई वॉल, ये सभी चीजें ये इंस्ट्रूमेंट्स में भी आ सकती है। तो ये डिपेंड से आपके केमिकल प्रोसेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके बेसिस पे आपको ये सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसका रेगुलर टेस्टिंग करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और ये सभी चीजें आपको मिनिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो लीगल कंप्लायंस है, और उसके बाद में आपका रेगुलर इंस्पेक्शन और चेकिंग के बेसिस पे भी ये रिपेयर मेंटेनेंस का आपका शेड्यूल बन सकता है। उसके बाद में जो है SIL यानी कि सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, तो ये हमने जो बात की थी लोपा की, तो लोपा में भी SIL के बारे में बताया था, ये कनेक्टेड है। यानी कि कोई भी सिस्टम अगर आप एग्जांपल लेते हैं, तो वो सिस्टम का अगर फेलियर हो जाता है, तो फेलियर के लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उसमें क्या क्या हजार्ड होता है, उसमें जो रिस्क की जो लेवल है वो रिस्क की लेवल क्या हो सकती है, और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है, एनालिसिस करना है। इसीलिए आपको सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल डिटरमाइन करना जरूरी है। तो ये SIL डिटर्मिनेशन भी केमिकल इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये एक्चुअली मैकेनिकल का एग्जांपल लिया है, जैसे ABS सिस्टम्स हमको मालूम है आज के डेट में जो लेटेस्ट व्हीकल्स है, तो सभी व्हीकल्स में अभी आज के डेट में ABS सिस्टम्स आता है। और ये ABS सिस्टम के जो रीजन है वो आपको पहले पता करना चाहिए, उसका मैकेनिज्म पता करना चाहिए कि ABS सिस्टम क्यों आया। तो अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री चेक करते हैं या फिर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर आप देखते हैं,
तो इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हैं तो जहां पे अगर रोड पे ऑयल या स्लिपरी अगर सरफेसेस होते हैं उसकी वजह से, या फिर अगर कहीं पे बैरिकेड से या फिर कहीं पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए जिनकी वजह से आपको व्हीकल में अर्जेंटली ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे ही आप ये ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से आपको मालूम है कि जो व्हील्स है वो व्हील्स लॉक हो जाते हैं, और अगर व्हील की मूवमेंट अगर लॉक होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर आप ये कंटिन्यूएशन में अगर ऐसा व्हील अगर सोचेंगे तो ये व्हील की एक जो स्पीड रहती है ये टुवर्ड्स आपका डेस्टिनेशन, उस हिसाब से ये स्पीड रहती है, यानी कि ये एक वेलोसिटी यानी एक फोर्स अप्लाई रहता है, और ये व्हील के भी रोटेशनल मूवमेंट रहती है, तो ये भी स्पीड अलग है। तो ये रोटेशनल भी अलग रहेगी और लीनियर भी अलग रहेगी। अगर ये लॉक हो जाता है तो ये लॉक होने के बाद यानी कि आप रोटेशनल जो है रोटेशनल को लॉक कर रहे हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये आपकी कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कन्वेंशनल यानी कि जो पुराना मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, व्हील लॉक हो जाता है। लेकिन ये व्हील लॉक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रिक्शन ज्यादा है या फिर ये ऑयली सरफेस है या फिर यहाँ पे रफ सरफेस नहीं है तो फिर भी ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी ये आपके टायर्स रोड के साथ कुछ मीटर्स तक जा सकते हैं, और ये कुछ मीटर तक अगर जाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। इसीलिए अभी जो मैकेनिज्म आया है यहाँ पे एबीएस सिस्टम्स आया है, तो ये एबीएस सिस्टम की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये डायरेक्टली इसको लॉक नहीं करता है। तो यहाँ पे एबीएस सिस्टम में क्या होता है, ये इसको लॉक करता है और कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्री करता है, और फिर ये मूवमेंट होगी, और ये मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो आपका व्हील का पोजीशन है वो व्हील का पोजीशन इधर उधर हो सकता है। लेकिन अगर ये एबीएस सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपके व्हील लॉक हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आप जो स्टीयरिंग है वो स्टीयरिंग इधर उधर करने के बाद भी आपको व्हीकल कंट्रोल में लाना मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर आप ये लॉक करते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए फ्री करते हैं, फिर लॉक करते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए फ्री करते हैं, तो ये जो फ्री मूवमेंट है ये फ्री मूवमेंट में आपका जो व्हील का मूवमेंट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद वेलोसिटी कम हो जाएगी और आप तुरंत ही वो व्हीकल को कंट्रोल करने के, अगर आपको साइड में लेके जाना है, यानी कि जैसे अगर आप ये नॉर्मल रोड से चल रहे हैं और यहाँ पे बीच में आपको दिखाई दिया है कि यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल है या फिर डाइवर्जन है, और आपको ये व्हीकल आप ये स्पीड से यही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो जैसे अभी आप इंडिया की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको अर्जेंटली ये दिखा और अर्जेंट ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी आप यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन अगर आपका एबीएस मैकेनिज्म है तो जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये व्हीकल व्हील्स जो है आपके लॉक हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और उतने मोमेंट में आपको ये व्हीकल्स यहाँ पे आप साइड में ला सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जहां पे आपको सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल आप चेक कर सकते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हैं जहां पे आप शायद कूलिंग की बात करेंगे या चिलिंग की बात करेंगे या टेम्परेचर कंट्रोलिंग की बात करेंगे, प्रेशर कंट्रोलिंग की बात करेंगे या फ्लो रेट कंट्रोलिंग की बात करेंगे, करोजन कंट्रोल की बात करेंगे। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स आपको कंट्रोल करने हैं, उस हिसाब से आपको सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल चेक करना चाहिए या डिटरमाइन करना चाहिए। तो अगर आप इसी केस में एबीएस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे हजार्ड कौन सा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है, जैसे हमने अभी कार के बारे में बताया, व्हीकल के बारे में बताया, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है, तो ये मेजर हजार्ड है। उसके बाद में यहाँ पे रिस्क क्या है, तो यहाँ पे ऑयल स्पिल हो सकता है, ग्रेवल स्पिल हो सकता है, वाटर पोथलेस हो सकता है, या फिर अगर आप हार्मफुल हजार्ड्स के बारे में बात करेंगे तो ये जो व्हीकल है ये व्हील लॉक होने की वजह से यहाँ पे क्रैश होने के भी चांसेस है, या फिर आप कहीं पे अगर टकराते हैं उसकी वजह से भी एक्सीडेंट मेजर केस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कंट्रोलेबल जो सिस्टम है इसमें भी हजार्डस इश्यूज क्या है, तो ये कंट्रोलेबिलिटी जो हमने बात कही थी, अगर ये डैशबोर्ड्स और ड्राइवर है इनकी स्किल भी इंपॉर्टेंट है।
तो उसकी वजह से भी यहाँ पे रिस्क प्लस माइनस हो सकता है, तो वो वेरिएबल रिस्क एनालिसिस है। तो यहाँ पे एसआईएल क्यों करना है आपको, तो जो फेल्यूर रेट है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या क्या चांसेस है ये आपने ऊपर देख लिया, तो यहाँ पे इतना फेल्यूर कितना चांसेस है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और ये जो इफेक्टिवनेस है सेफ सिचुएशन का या फिर फेल्यूर डिटेक्शन का, तो ये आप अलग अलग मेथड्स यूज करके भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल है ये इसका ए लेवल पे है, बी लेवल पे है, सी लेवल पे या डी लेवल पे या हाई लेवल पे है। यानी कि ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट ये जो है कैटेगरी, इसको हमने ABCD सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये एसआईएल बेसिस पे ये जो केमिकल प्रोसेस है या केमिकल हजार्ड्स है इसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आपको मेथड चेंज करना है, प्रोसेस चेंज करना है, या फिर केमिकल्स चेंज करने हैं, या फिर जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है या फिर चेंज करना है। तो ये केमिकल्स इंडस्ट्रीज में अगर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो ये सब पैरामीटर्स आपको स्टडी करना चाहिए और उसके बाद में ही केमिकल इंडस्ट्री का जो इंस्टॉलेशन है या फिर एग्जीक्यूशन है वो डिसाइड करना चाहिए। थैंक यू।